अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की बात करेंगे आज हम प्रोग्राम में। सबसे पहले जहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास मुल्क छोड़ने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी उसमें अब सिर्फ 27 दिन बाकी हैं। हुकूमती फैसले के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। बसूरत दीगर पासपोर्ट और वीज़े के बगैर क़याम पजीर गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे अफराद के जाली शनाख्ती कार्ड्स और कारोबार की जाँच पड़ताल की जाएगी। गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त करने के साथ साथ नादरा को तमाम जाली शनाख्ती कार्ड्स फौरी मनसूख करने की हिदायत कर दी गई है। वजारत दाखिला की जानिब से नाज़रीन एक खुसूसी टास्क फोर्स भी कायम की गई है जो करेंसी की स्मगलिंग, रकूम की गैर कानूनी तरसील और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस होने पर गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही होगी। डेडलाइन दी गई थी, अब उसमें कम वक्त बाकी बचा है। जो भी गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम है वो 1 नवंबर तक वापस नहीं जाते तो ऐसे अफराद को डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आइंदा कोई भी गैर मुल्की जो है वो वीज़े और पासपोर्ट के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये सारे मामले पर हुमायूं खान साहब से बात करेंगे, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। कुछ ही देर में हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस सारी खबर के हवाले से, सारे मामले के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट दिखाता। पाकिस्तान का शुमार पनाहगुज़ीनों की बदस्तूर मेज़बानी करने वाले बड़े ममालिक में से एक है, लेकिन 40 साल से ज़ायद अरसे के दौरान बेशुमार गैर कानूनी अफराद पाकिस्तान पहुँचे हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की शहरियों की तादाद 42 लाख तक पहुँच चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 7,01,000, बलूचिस्तान में 3,21,000, पंजाब में 1,91,000, जबकि सिंध में 73,789, इस्लामाबाद में 41,520 और आज़ाद कश्मीर में 4,352 गैर मुल्की मुकीम हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत होने वाले नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को डेडलाइन दी गई कि उन्हें 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया जाएगा। कमेटी के अहम फैसलों में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला, बॉर्डर पर आमदोरफ्त की तरीक़ेकार को एक दस्तावेज की सूरत में मुनज़्ज़म करना जिसमें बॉर्डर से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पर दी जाएगी। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के कारोबार और जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा। वफाकी वजारत दाखिला के तहत एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है जो जाली शनाख्ती कार्ड्स, कारोबार और जायदाद की जांच पड़ताल करेगी। इजलास के दौरान बढ़ती हुई गैर कानूनी सरगर्मियों बेशमूल मंशियात की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अशिया खुर्दोनोश, करेंसी की स्मगलिंग, रकूम की गैर कानूनी तरसील और बिजली चोरी पर मौसर कार्रवाई करने का अयादा किया गया। इस अज़म का भी आयदा किया गया कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म के उसूलों पर सही मानों में अमल करके मुल्क की तरक्की के लिए अनथक कोशिशें जारी रखी जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे ट्रांजिट ट्रेड के आड़ में मंशियात और दूसरी गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात में गैर मुल्की दहशत गर्दों का हाथ है। कलअदम TTP जैसे दहशत गर्द नेटवर्क को अफगान दहशत गर्दों की पुश्तपनाही हासिल है। आधार शुमार के मुताबिक पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 गैर मुल्की हमला आवर थे। वक्त आ चुका है कि हमसाया मुल्क से आने वाली दहशत गर्दी से आहनी हाथों से निपटा जाए। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर चुकी हैं। तजियाकारों के मुताबिक आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो गैर मुल्की दहशत गर्दों की सरगर्मियों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। दूसरी जानिब निगरान वफाकी हुकूमत ने अशिया की स्मगलिंग को रोकने के लिए अहम कदम उठाते हुए अफगान ट्रांजिट ट्रेड माहिदे के तहत दरामद की जाने वाली अशिया पर 10% प्रोसेसिंग फीस का ऐलान किया है। फैसले का मकसद स्मगलिंग को रोकना और मुनासिब टैक्स आयद करना है। नज़र रिपोर्ट आपने देखी, 27 दिन बचे हैं ऐसे गैर मुल्कियों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जाली दस्तावेज़ात पर हैं, पासपोर्ट उनके पास नहीं है और वीज़ा भी ज़ाहिर है कि नहीं है। ये जो डेडलाइन हुकूमत की तरफ से दी गई है, इस डेडलाइन पर अमल दरामद किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा, ये जो सारी चीज़ डिसाइड की गई है किस तरह से इस पर अमल दरामद हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं खान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम।
हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो इसलिए कि आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। हुमायूं साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि जो इक़दामात हमारे सामने आए हैं, जो डिटेल्स हमारे सामने आई हैं इस एक अहम इजलास के होने के बाद, आपको लगता है कि जो फ़ैसले किए गए हैं और जिस तरह से इन फ़ैसलों के अंदर हमें एक अज़्म दिखाई देता है कि अब इस पर अमल करवाना है, ये अमल करवाना इतना ही आसान होगा? जी नहीं, यकीनन इसको अमल करवाने में चूंकि हमारे पास सामने जो नंबर्स आए हैं, जो फिगर्स आए हैं, वो काफी बड़े हैं, स्टैगरिंग फिगर्स। मतलब आप समझें कि कुछ चंद मिलियंस के अंदर का जिक्र है, और उसके अलावा लेस देन अ मिलियन जो है अभी तक के जो फिगर्स हैं, और उसमें एक बड़े मुल्क की तादाद ज्यादा है और बाकी ममालिक के लोग भी हैं जो इलीगली यहाँ पे आए हुए हैं। तो उनको एक तरफ से तो ये है कि इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बड़ा होगा कि एक डेट दी गई और उसमें जो इलीगल लोग रहे हुए हैं उनको एक वार्निंग है कि वो अगर जल्दी से कुछ कर सकते हैं या अपना आप को रिपोर्ट करवा के अपने आप को रजिस्टर करवाने की कोशिश कर सकते हैं, तो उस पर बात हो सकती है। अदर देन दैट, अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर स्टेट जब ये फैसला कर ले तो फिर जो है कोई ऐसी चीज होती नहीं है कि वो जिसको कर ना सके। और जिस तादाद में हम इनका जिक्र कर रहे हैं, ये नंबर शायद हमें एक ऑन इंडिविजुअल लेवल तो छोटे लगते हैं, लेकिन अगर स्टेट की पूरी मशीनरी इस चीज के ऊपर आ जाए, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, बॉर्डर कंट्रोल है, उसके अलावा हमारे पास इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ कमेटीज बनेंगी, तो मेरा ख्याल है उसमें शायद बहुत जल्दी ये मामलात तय ना हो सके हफ्ते या 10 दिन में, लेकिन 1 नवंबर के बाद से इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और अगर स्टेट का आज़म जिस तरह हमें बताया गया, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी, और नेशनल इलेक्शन कमेटी की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद उसका एलानिया आया, तो उसमें स्टेट फिर अपनी बात मनवाने की जो है पोजीशन में भी रहती है और रखती है, और मुझे लगता है कि वो करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन ये करवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, ख़ास तौर पर जब हम अपने माशी मामलात की बात करते हैं। ज़ाहिर है कि जो मुहाजिरीन हैं ये पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बोझ थे, पाकिस्तान की इकॉनमी पर, पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनको लेकर, तो कितना ज़रूरी था ये सब किया जाना? देखें, ये अब फैसला अभी से नहीं, इस पे बड़े अरसे से बात हो रही है, बल्कि बड़ी हुकूमतें इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ मौकों पे फैसला कर रही हैं। एक तरफ से तो ये एक हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बोझ रहा है, और उसके साथ साथ इसमें कुछ फायदे भी हैं। ऐसे नहीं होता कि जो माइग्रेशन होती है उसके सारे नुकसान, कुछ फायदे भी होते हैं, लेकिन हम जिस तरह और जिस मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, जिसमें एक तरफ तो पाकिस्तान जो है बहुत बड़े माशी जो है गिरदाव में फंसा हुआ है, उसकी दूसरी तरफ हम दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर में अभी हम रिसेंटली जो है फैटफ की एक जो है वो ग्रे लिस्ट से निकले हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिशें करके कोई 21 से ज्यादा के करीब जो है वो प्लान्स थे जिसके ऊपर काम किया, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया। अभी ये जो रिसेंट हुआ जो एपेक्स कमेटी का इजलास था, उसमें इन चीजों को एसोसिएट किया गया कि यहाँ पे स्मगलिंग होती है, इलीगल जो माइग्रेशन ऑफ डॉलर है वो हमारी साइड से दूसरी तरफ जाती है, उसके अलावा होर्डिंग होती है, उसके अलावा जो है दहशतगर्दी में बहुत सारे जो अनासर हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो इसके अंदर शामिल हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा ख्याल है ये फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ी हद तक बेहतर है अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, और इसके साथ साथ अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जहां से मुख्तलिफ जगहों से जो माइग्रेंट्स आए हैं जो इलीगल हैं, वहां पे भी गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए। इसको किसी हतमी तौर पे एक बिल्कुल डेडलाइन के तौर पे, जो हमने बात तो की है और ये स्टेट का हक होता है, स्टेट का राइट है, लेकिन जब 1 नवंबर आएगी और उस दौरान मुझे लगता है कि बैक चैनल गुफ्तगू होगी, तो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी ज्यादा तादाद यहाँ पे, वहां से शायद कुछ यकीन दहानियां कराई जाए कि जो वहां से दहशतगर्दी की चीजें या जो लोग या जो वहां से रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है उसको कम करने में वहां की स्टेट्स जो है वो कोई फैसला करें, तो मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान भी लचक दिखाने की पोजीशन में होगा। लेकिन अगर दूसरी साइड से आपको जो है ओपिनियन बिल्कुल सख्त मिल रहा हो, जो हमेशा देखा भी है, तो मेरा ख्याल है स्टेट फिर अपना जो है स्टेट विल पुट इट फुट्स डाउन। अच्छा, एक और अहम इसमें जो पॉइंट है जो मेरे ख्याल में हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, और डिस्कस हुआ भी होगा इस इजलास के अंदर, जिन ममालिक से इन लोगों का ताल्लुक़ है, हम सभी जानते हैं कि इन ममालिक के लोग हैं, क्या कुछ डिसाइड किया गया है कि उनको इस सिलसिले में एतमाद में लिया जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन ममालिक के अंदर बहुत सारी पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें जो हैं वो ऑलरेडी सरगर्म अमल हैं, मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ जो दहशतगर्दी की भी होती हैं सरहद पार से, उनके अंदर भी, और पाकिस्तान और उन ममालिक के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने में भी। तो क्या इसके लिए कोई सोचा गया है हल, कि बैठा जाएगा, एक बैठक रखी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि देखिए जी ये लोग हमारे ऊपर बोझ थे और बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहे थे, जब तक हम कर सकते थे मदद हम कर रहे थे, अब हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इनसे कह रहे हैं कि ये वापस चले जाएं।
اور اگر واپس نہیں جی جائیں گے بالکل پھر کارروائی یہ ہوگی کوئی فوری طور پہ. یہ اس چیز کو بیٹھ کے کہیں پر کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یہ کر رہے ہوں اور اس طرف سے کوئی ناراضی یا کوئی ایسی چیز یا اس کو کسی اور طرح سے لے لیا جائے. تو ایکسپلین کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے ہمایوں صاحب؟ جی بالکل بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہماری سائڈ سے یہ ایکسپلین کیا بھی گیا، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ایشو جو ہے، اور جن ممالک کی زیادہ تعداد کے لوگ یہاں پہ ہیں، وہاں پہ ہمارا بارڈر مینجمنٹ کا ایشو بڑے عرصے سے ہے، اور ان کے ساتھ مسلسل اس چیز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. ہم نے اس کو ان فینس کو جو ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کی، بایو میٹرک کا انتظام کرنے کی بھی کوشش کی. اس کے علاوہ ایک پورا ایک میکینزم ہم نے بنایا. اچھا، اس کے علاوہ ہماری 5 یا 6 جو ہماری بارڈر اوپننگ ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کی بھی کوشش کی. ہم اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بھی بات کریں گے. اچھا دیکھیں، ہمارے اگر آپ نیبرنگ کنٹریز کا دیکھیں، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ان تینوں ممالک کو دیکھ لیں تو آپ کے پاس ایک رازداری کا کانسیپٹ بھی ہے. جو بارڈرنگ کے اوپر جو ریجنز ہیں یا ٹرائبس ہیں، ان کو ڈی سی کی پرمیشن کے ساتھ یا وہاں کی جو بارڈر مینجمنٹ ایجنسی ہے اس کی پرمیشن کے ساتھ 2 دن 3 دن کے لیے کام کے لیے آنے جانے کی اجازت بھی ہے. ایسے میکینزم بنائے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے. لیکن اگر دوسری سائڈ سے بات نہ کرنے دی جائے، بارڈر کو سیکیور نہ کرنے دیا جائے، اس کو فینس کرنے کی اجازت نہ دی جائے. دیکھیں، یہ پاکستان کا ساورن رائٹ ہے، ایک ساورن کنٹری ہے، اور انٹیریئر منسٹر نے اس کے اوپر بڑا واضح کہہ دیا کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ہاں لوگ آئیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ اتنے لوگ آئیں جن کو ہم ویزا دیں، جو ڈاکیومنٹس کے ساتھ ہیں، جن کے پاس پاسپورٹ ہو. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ امریکہ اور میکسیکو کی اگزامپل لے لیں، وہاں پہ بھی یہ مسائل ہیں. آپ باقی ممالک کی لے لیں. اچھا، پھر جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں وہ بغیر ڈاکیومنٹ کے بزنس شروع کر دیں، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون کہاں پہ رہ رہا ہے، کس گھر میں کرایہ دے رہا ہے، کس گھر میں اس نے بزنس خریدا ہوا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی. آپ تو اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے باہر جائیں تو آپ کو 4 گھنٹے یا ہفتے میں 8 گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اگر نہ کریں تو آپ کو نکال دیا جاتا ہے. ہم نے بہت عرصہ یہ کام کرنے کی کوشش کی، اپنے دوست ممالک کی ہیلپ کی، لیکن اب حالات ایسے نہیں رہے. دہشت گردی کا ذکر جو انٹیریئر منسٹر نے کیا، پچھلے 6 مہینوں میں جو سب سے زیادہ ہوا ہے وہ ہمارے دوست ممالک کی طرف سے، اور وہاں کے لوگوں نے جو ہے اس کے اندر ان کا نام تھا. تو اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ بات کی جائے، ایک ڈیڈ لائن دی جائے. اس میں اگر دوسری طرف سے کوئی بات کرنے کی اگر کوئی پیشکش ہوگی، کوئی فارمولا دیا جائے گا تو اس پہ یقیناً بات کرے گی. اسٹیٹ آف پاکستان اتنی انریزنیبل نہیں ہے. بہت شکریہ ہمایوں صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ جو اہم اور انفیکٹ تھوڑا سینسٹیو بھی ہے میٹر، کیونکہ ظاہر ہے اس میں دہشت گردی کے بھی بہت سارے جو لہر ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے جڑے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، آپ اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور ہمیں آگاہ کر رہے تھے جو فیصلے اسلامیہ کے بعد سامنے آئے ہیں اس حوالے سے. ہمایوں خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ماہر ہیں جی انٹرنیشنل افیئرس کے، وقت دے رہے تھے ہمیں جو اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم جو بھی غیر ملکی شہری ہیں ان کو واپس جانا ہوگا 1 نومبر تک. اگر وہ خود سے نہیں چلے جاتے تو پھر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ہم اس معاملے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ میں دنیا کرکٹ کے چمکتے ستارے، ایک سے بڑھ کر ایک، چیمپئنز بننے کے لیے سر توڑ بازی لگانے کے لیے تیار. مقابلہ ہوگا دھماکے دار، وکٹیں گریں گی، چھکے لگیں گے، چوکوں کی ہوگی بھرمار. آخر کون بنے گا دنیا کرکٹ کا سلطان؟ ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے خوش آمدید، اور اب کچھ بات کریں گے یورپی ممالک کی جنہوں نے LNG کے حصول کے لیے اب قطر کا رخ کر لیا ہے. بڑے آرڈرز ملنے پر قطری حکومت نے LNG کی پیداوار کو بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. حکومتی فیصلے کے مطابق قطر LNG کی پیداوار کو بڑھا کر 126 ملین ٹن سالانہ تک لے کر جائے گا، جس سے اس کی برآمدی آرڈرز پورے ہو سکیں گے. قطری وزیر توانائی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ توانائی کے شعبے میں بہت اہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں. ناظرین، مغربی ممالک کو گیس کے حصول کے لیے قطر کی جانب اس لیے جانا پڑا. آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کے اتحادی ہونے کے ناطے روس نے یورپ کے بہت سارے ممالک کو گیس اور خام تیل کی سپلائی غیر معین
मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर रखी है और यूरोपियन आवाम के लिए गैस के बगैर सर्द मौसम में ज़िंदगी गुजारना ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गुज़िश्ता साल कतर ने यूरोप के अलावा चीन, जापान और जनूबी कोरिया समेत मुतअद्दिद एशियाई ममालिक को LNG फराहम की है, जिसके लिए $1.5 बिलियन के मुआहदे किए गए हैं। दुनिया में नाज़रीन गैस के 10% ज़खायर सिर्फ कतर में पाए जाते हैं और ये मुल्क इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। कितना बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग के बाद ये जो गैस की फराहमी को सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है यूरोपीय ममालिक को, इससे कतर को कितना फ़ायदा होने जा रहा है, ये सारी चीज़ एक पैकेज में। अहम खलीजी मुल्क को यूरोपीय ममालिक की सूरत में LNG के लिए नए खरीदार मिल गए हैं और उन्हें इस कदर ऑर्डर्स मिले हैं कि उनको अपनी पैदावार में 60% से ज्यादा इजाफा करना पड़ रहा है। कतर की हुकूमत ने ऐलान किया है कि 2027 तक वो LNG की पैदावार को 60% या इससे बढ़ाकर 126 बिलियन टन सालाना करने के लिए तैयार है। कतर की सरकारी मलकीती तवानाई कंपनी ने मुल्क के शुमाल मशरकी साहिल पर एक बरामदी टर्मिनल के जरिए दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस फील्ड से पैदावार को बढ़ाने के मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए तामीर शुरू कर दी है। गुज़िश्ता साल के अवाइल में सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ जंग का हुक्म देने के बाद से यूरोपीय सारिफीन रूसी गैस और खाम तेल की सप्लाई से महरूम हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दोहा से 80 किलोमीटर शुमाल में कतर एनर्जी के साहिली गैस प्रोसेसिंग बेस में नॉर्थ फील्ड की तौसीर के लिए संगे बुनियाद रखने के लिए एक शानदार तकरीब की सदारत भी की और सोशल मीडिया पर जारी करदा पैगाम में अमीर कतर का कहना था कि वो माया कुदरती गैस की पैदावार के हवाले से अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। कतर के वजीर तवानाई का कहना है कि उनका मुल्क तवानाई के शोबे में एक बहुत बड़ा संगी मील उबूर करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया में गैस के मजबूई ज़खायर में से 10% सिर्फ कतर के पास हैं, जो यूरोपीय ममालिक के अलावा चीन, जापान, जनूबी कोरिया और मुतअद्दिद एशियाई ममालिक के लिए LNG की जरूरियात पूरी करने का बायस बन रहा है। हालिया दिनों में चूंकि यूरोपीय ममालिक में LNG की तलब में इजाफा हो गया है, इसलिए शदीद सर्दी से कबल यूरोपीय ममालिक ने गैस के हवाले से बड़े ऑर्डर्स कर रखे हैं और उनकी कोशिश है कि रूस के बाद कतर ऐसा मुल्क साबित हो जो उन्हें तलब के मुताबिक गैस की सप्लाई कर सके। फ्रांस की टोटल एनर्जी के चेयरमैन ने सहाफियों को बताया कि नॉर्थ फील्ड एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि यूरोप से LNG की मांग में इजाफा के साथ सामने आया, ताहम उन्हें मजीद सप्लाई की जरूरत है। कतर का गैस की पैदावार बढ़ने से मुतालिक हालिया मंसूबा इस हवाले से बहुत अहम है कि इससे बैनुल अक़वामी मार्केट में कुछ रिलीफ मिलेगा। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता साल दिसंबर में कतर एनर्जी के साथ $1.5 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे और उसे कतर के नॉर्थ फील्ड साउथ प्रोजेक्ट में 9.3% हिस्सा दिया था, जो फील्ड की तौसी का दूसरा मरहला था। जून 2022 में फ्रांसीसी तवानाई की बड़ी कंपनी तौसी के पहले मरहले में पार्टनर बन गई थी, जिसने 25% हिस्स के लिए मंसूबे में $2 बिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी की थी। जून में दोहा ने चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को सालाना 4 मिलियन टन गैस फराहम करने के लिए 27 साला मुआहदे का ऐलान किया। बरतानिया, इटली और अमरीकी कंपनियों ने भी इन मंसूबे की तौसी में शराकतदारी के लिए मुआहदे किए हैं। कतर, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ साथ LNG की पैदावार में पहले नंबरों में शामिल हैं। तौसी का हालिया मुआहदा इसके लिए खास अहमियत का हामिल होगा। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स ने अपनी ही जमात के हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी को अदम एतमाद के जरिए ओहदे से हटा दिया है। अमेरिका की 234 साला तारीख में नाज़रीन ये पहला मौका है कि हुकूमती जमात के स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई है। साबिक स्पीकर पर इल्ज़ामात ये थे कि उन्होंने शटडाउन के मामले पर ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट से ताउन किया और यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद की मंजूरी में भी ज़रूरी इस्लाहात करवाने में बुरी तरह नाकाम रहे, जिस पर उनकी अपनी जमात के अरकान उनके खिलाफ उठ खड़े हुए और ये करारदाद 210 के मुकाबले में 216 वोट से कामयाब हो गई। रिपब्लिकन्स के नाराज अरकान का ये भी इल्ज़ाम था कि मैकार्थी ने डेमोक्रेट्स के साथ एक खुफिया मुआहदा कर रखा था ताकि यूक्रेन को दी जाने वाली जो इमदाद है उस पर अलग से वोटिंग करवाई जा सके। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान अब एक हफ्ते तक बगैर स्पीकर के काम कर रहा होगा। नाज़रीन, ऐवान में ये जो तब्दीली है एक ऐसे वक्त में आई है जब हम सभी जानते हैं कि 1 साल बाद सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। स्पीकर को ओहदे से हटाना सियासी तौर पर किस तरह से देखा जा रहा है, इसी पर आज हमारे पास एक स्पेशल पैकेज है, आइए देखते हैं।
रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैकार्थी को ओहदे से हटाने के लिए कांग्रेस में तारीखी वोटिंग हुई। इस दौरान ऐवान नुमाइंदगान के 426 में से 216 अरकान ने केविन मैकार्थी के खिलाफ वोट दिया। 210 वोट उनके हक में पड़े, जबकि 8 रिपब्लिकन अरकान ने भी रायशुमारी में केविन मैकार्थी की मुखालफत की। The yeas are 216. The nays are 210. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. खैर मुल्की खबर से इदारे के मुताबिक ईवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट से ताउन पर सख्त गिर रिपब्लिकन्स केविन मैकार्थी से नाना थे। फ्लोरिडा से रिपब्लिकन रुकन मैट गेट्स ने गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत की फंडिंग के बिल की मंजूरी से मुतालिक कदामत पसंदों की अखराजात की तरजीहात पर केविन मैकार्थी की नाकामी के बाद उनकी क़यादत पर मायूसी का इजहार किया था। उन्होंने पीर की रात उन्हें वोटिंग के जरिए हटाने के लिए एक तहरीक पेश की थी। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत ने केविन मैकार्थी को मनसब पर बरकरार रखने के लिए वोट दिए। Accordingly, pursuant to Clause 12A of Rule 1, the Chair declares the House in recess, subject to the call of the Chair. रिपब्लिकन नुमाइंदे बॉब गुड ने ईवान में अरकान को मैकार्थी को हटाने पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने बार बार अपील की थी कि वो कर्ज की हद को अखराजात में कमी और इस्लाहात को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कर्ज की हद में लामहदूद इजाफे पर गुफ्तो शनीद की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इससे कबल ईवान के किसी स्पीकर को ओहदे से नहीं हटाया गया था। केविन मैकार्थी रवां साल जनवरी में वोटिंग के कई मराहिल के बाद ईवान के स्पीकर बने थे, जिसमें गेट्स और दूसरे रिपब्लिकन्स ने उनके उम्मीदवार होने की मुखालफत की थी। 8 रिपब्लिकन्स ने मैकार्थी की बरतरफी के हक में वोट दिया। ईवान के नुमाइंदे टॉम कूल ने अपनी रिपब्लिकन साथियों को इंतबाह किया कि आप हमें किसी बहरान में धकेलने से पहले खूब अच्छी तरह सोचें कि अगर हम स्पीकर की सीट को खाली कर देंगे तो हम कहां जा रहे होंगे। मैट गेट्स ने ईवान के फ्लोर पर बहस के दौरान बताया कि वो नहीं समझते कि केविन मैकार्थी के खिलाफ वोटिंग बहरान है। 33 बिलियन डॉलर्स का कर्ज बहरान है। वो समझते हैं कि 33 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज बहरान है और सिंगल सब्जेक्ट बिलों का मंजूर न किया जाना बहरान है। कुछ रिपब्लिकन्स ने भी मैकार्थी की जानिब से साल के शुरू में सदर जो बाइडन के साथ कर्ज की हद बढ़ाने के बदले अखराजात की सतह को महदूद करने से मुतालिक माहदे पर भी मायूसी का इजहार किया था। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैकार्थी के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की मंजूरी बाज़ाहिर उनके सियासी सफर का इख्तिताम दिखाई देती है। अगरचे वो कई बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। अब ना तो दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले रिपब्लिकन्स उनके साथ हैं जिन्होंने उनकी बरतरफी में हिस्सा लिया, और ना ही डेमोक्रेट जो मुज़ाकराती अमल के दौरान उनके आगे बिछे जाते थे। मैकार्थी ने मंगल की शाम कानून साजों को बताया कि वो दोबारा स्पीकर के ओहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ेंगे, जिसके बाद आइंदा की सूरत हाल गैर यकीनी हो गई है, क्योंकि अब ईवान में रिपब्लिकन्स की क़यादत के लिए कोई वाज़ेह जानशीन दिखाई नहीं दे रहा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाए क्रिकेट का सुल्तान? ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports.
वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ बात करेंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की सूरत हाल से। तो रोज़ाना ही हम आपको आगाह कर रहे होते हैं, लेकिन यूक्रेनी फ़ौज ने क्रीमिया पर एक बड़ा हमला किया है। आज हमारे पास खबर ये है, फ़ौज ने ड्रोन हमले किए और बहरा अस्वद के शिमाल मगरबी हिस्से से क्रीमिया में दाखिल होने की कोशिश की। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि उसकी फ़ज़ाइया और बहरी बेड़े की बरवक्त कार्रवाई ने कीव के इस हमले को नाकाम बना दिया। रूस ने जवाब में यूक्रेनी शहर में फ़ौजी कैंप को निशाना बनाया है। मॉस्को फोर्सेस की जो हमले हैं, इनसे मुतादिद तालीमी इदारे और तिजारती मराकज़ शदीद नुकसान पहुँचने की उनको इतलात आ रही हैं। मगरबी इत्तेहाद जहाँ इस जंग में यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ फ़तह याब देखना चाहता है, वहीं कीव के बड़े पैमाने पर अस्करी और माली इमदाद फराहम की जा रही है। ज़ाहिर है उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से यूक्रेन के लिए इमदाद का मामला खटाई में पड़ता देखकर सदर जो बाइडन मुतहरिक हुए हैं और उन्होंने अमरीका और जापान समेत जो यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक हैं उनके साथ टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस की है और इत्तेहादियों पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन को किसी भी सूरत तनहा ना छोड़ें, और अगर रूस सोचता है कि हम इमदाद करते हुए थक जाएंगे तो ये रूस की भूल है। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा है, और ये जो इमदाद का कहा गया है यूरोपीय ममालिक से अमेरिका की जानिब से, अब ये इमदाद क्या हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी यूरोपीय ममालिक की जानिब से, क्योंकि इमदाद तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा की जा रही है यूक्रेन के जंग के अंदर। इस सारे मामले पर, सारी सिचुएशन पर एक रिपोर्ट है हमारे पास, आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की जानिब से रूस पर एक बड़ा हमला किया गया है, जिसमें हमलावर फौज को ड्रोन्स की मदद भी हासिल थी। यूक्रेनी फौज ने शदीद बमबारी की और क्रीमिया में दाखिल होने की कोशिश की। रूसी वजारत दिफा का ये दावा सामने आया है कि उसकी फिजाइया और बहरी फौज की बरवक्त कार्रवाई से इस हमले को नाकाम बना दिया गया और मुखालिफ फौज को इसमें नुकसान भी उठाना पड़ा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक जब कीव की जानिब से क्रीमिया की जानिब चढ़ाई की गई तो रूस फिजाइया के तैयारों ने उन पर बमबारी की और बहरे अस्वद में उसकी तेज रफ्तार अस्करी कश्तियों ने दुश्मन के इरादों को खाक में मिला दिया। यूक्रेनी फौज का हदफ था कि वो क्रीमिया में दाखिल हो जाए, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रही। वजारत दिफा ने जारी करदा बयान में कहा है कि यूक्रेनी फौजियों ने रात के वक्त बहर अस्वद के शुमाल मगरबी हिस्से की तरफ से क्रीमिया में घुसने की कोशिश की थी। यूक्रेन के इस रेड यूनिट की कोशिश को रूस ने बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली से नाकाम बना दिया है। यूक्रेन की तरफ से रूसी जमीन पर वाक़े तनसीबात पर तैयारा नुमा ड्रोन्स की मदद से हमले की भी कोशिश की गई, ताहम रूस के फिजाई दिफाई सिस्टमों ने यूक्रेन के 31 ड्रोन तबाह कर दिए। रूस ने जवाब में यूक्रेनी शहर डोनेत्स्क में फौजी कैंप को निशाना बनाया। कीव हुकाम का कहना है कि मॉस्को फोर्सेस के हमलों से मुतअद्दिद तालीमी इदारे और तजारती मराकज़ को शदीद नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनका मुल्क रूस के खिलाफ जीत के लिए सब कुछ करेगा। अमरीकी माने नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी को हटाने से यूक्रेन के लिए इमदाद पर अमरीकी कांग्रेस में तब्दीली का इशारा मिल सकता है। उनके मुमकिन जानशीनों में से कुछ कीव की मदद की सख्ती से हक में थे, लेकिन दूसरों ने सख्ती से मुखालफत की। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस की जानिब से यूक्रेन के लिए अस्करी इमदाद की दरख्वास्त नजरअंदाज होने के बाद सदर जो बाइडन ने अपने मगरबी इत्तेहादियों को रूस के खिलाफ जंग में मदद जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। गैर मुल्की खबर से इदारे के मुताबिक सदर जो बाइडन ने यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक के साथ टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यूरोपीय ममालिक के अलावा कनाडा और जापान के सरबराहान भी शामिल थे। व्हाइट हाउस के मुताबिक टेलीफोन कॉल में शामिल तमाम ममालिक ने जोर दिया कि यूक्रेन के लिए उनकी हिमायत में तब्दीली नहीं आई और किसी ने भी कीव के लिए अमरीकी सपोर्ट पर शकूक व शुबहात का इजहार नहीं किया। सदर बाइडन ने यह भी कहा कि उनकी स्पीकर केविन मैकार्थी के साथ डील हुई थी कि हुकूमत की फंडिंग का बिल मंजूर होने पर वो यूक्रेन की इमदाद का मामला उठाएंगे, ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया। ताहम बाइडन इंतजामिया ने कांग्रेस को खबरदार किया है कि यूक्रेन के लिए इमदाद की फराहमी में खलल पैदा नहीं होना चाहिए, ताकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन किसी भी किस्म की कोताही को अपने फायदे में इस्तेमाल न करें। इससे कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर रूसी सदर ये समझते हैं कि अमरीका और इत्तेहादी यूक्रेन की मदद करते हुए थक जाएंगे तो ये उनकी भूल होगी।
अब कुछ बात कर लेते हैं जी मौसमियाती तब्दीलियों की, जिनके असरात से दुनिया का कोई भी खत्ता, कोई भी मुल्क महफूज नहीं रहा है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया भी इन्हीं ममालिक के अंदर शामिल हैं, जहाँ खुश्क साली के बायस आतिशज़दगी के वाक़यात जंगलात की तबाही का बायस बन रहे हैं। आतिशज़दगी के ये वाक़यात इस कदर खौफनाक हैं कि इन पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना है और कई लाख एकड़ रकबे पर फैले जंगलात राख का ढेर बन चुके हैं। ऐसे वाक़यात में करीबी आबादियाँ भी शदीद मुतासर हो रही हैं। इंडोनेशिया की बात करते हैं, जहाँ सुमात्रा जजीरे के जंगलात खुश्क साली के बायस शदीद आग की लपेट में हैं। 300 से ज़ायद मकामात पर फायर फाइटर इस आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी नाज़रीन 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर आग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई दी है, उस पर कंट्रोल नहीं पाया जा सक रहा है। करीबी इलाकों के कई मकानात जो हैं वो भी इस आग की लपेट में आ चुके हैं। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के 2 सूबों में सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली जो है वो आतिशज़दगी का बायस बन रही है, जंगलात की तबाही का बायस बन रही है, तो वहीं इंसानी ज़िंदगी भी इन असरात से ज़ाहिर है कि बुरी तरह से मुतासर हो रही है। जंगलात में आग फैल रही है, बहुत जगहों पर ये आबादियों में भी फैल जाती है, लेकिन जो सैलाब आ रहे हैं जंगलात के कटाव की वजह से वो ज़ाहिर है कि इंसानों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। फिर जो मौसमियाती तब्दीली है, कहीं हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कहीं हम देखते हैं कि सर्द मौसम जो है उसकी शिद्दत में इजाफा हो गया है। ये सारी चीज़ें किस तरह से मुतासर कर रही हैं इंसानी ज़िंदगी को, आज इस बारे में रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात इंसानी जानो माल और वसाइल की तबाही का बायस बन रहे हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा जजीरे पर जंगलात में लगने वाली आग 300 से ज्यादा मकामात तक फैल चुकी है और फायर फाइटर्स को इस पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जनूबी सुमात्रा डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के सरबरा एरियांसिया का कहना है कि फौज, पुलिस और मकामी हुकूमत मिलकर आग बुझाने के लिए काम कर रही थी, जो जनूबी सुमात्रा सूबे में 316 मकामात पर जल रही थी, लेकिन उनका काम इंतहाई खुश्क मौसम की वजह से पेचीदा हो रहा है। आग लगने की वजह से दारुल हुकूमत पालमिंग में धुआं बढ़ गया, जिसकी वजह से इलाके के 107 मिलियन अफराद के लिए गैर सेहत बख्श हवा की सूरत हाल पैदा हो गई। लोगों की सांस के नाली की इन्फेक्शन, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन का शिकार होने का बहुत ज्यादा इम्कान है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी सुमात्रा में हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते स्कूलों से कहा था कि अभी तदरीसी निज़ाम को मुअत्तल रखा जाए और जब तक इस मसले से निपट नहीं लिया जाता तब तक ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम किया जाए। शदीद आतिशज़दगी के बायस इलाका में हवा इंतहाई आलूदा हो चुकी है, जिसका मायार खतरनाक हद से भी तजावुज़ कर चुका है, जो इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब करने का बायस बन रहा है। इलाका मकीन दुआएं कर रहे हैं कि उन्हें इस कुदरती आफत से जल्द छुटकारा मिल जाए। इंडोनेशिया में जंगलात और पीट की आग एक सालाना मसला है जो पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को कशीदा कर रहा है। आग से उठने वाले धुएं ने इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और जनूबी थाईलैंड के कुछ हिस्सों को अपनी लपेट में ले रखा है। इंडोनेशिया की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने 22 सितंबर में खबरदार किया था कि इंडोनेशिया में 6 सूबे ऐसे हैं जहां जंगलात और पेटलैंड की आग के वाकयात होने का अंदेशा है, बेशमूल जनूबी सुमात्रा सूबा, जहां अगस्त में कई दिनों तक पेटलैंड आग की लपेट में रही। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में 2 मकामात विक्टोरिया के गिप्सलैंड और न्यू साउथ वेल्स के जनूबी साहिल में शदीद आग लगी हुई है। दोनों इलाके 4 साल कबल ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक समर बिशफायर की वजह से शदीद मुतासर हुए थे। शदीद बारिशों की पेशगोई के बाद आग बुझने से मुताल्लिक तो अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से शदीद बारिशों के बायस सैलाब का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी का कहना है कि उनकी हुकूमत मौसमियाती तब्दीली के अनासर से निपटने के लिए बेहतरीन पॉलिसी पर अमल कर रही है, क्योंकि मुल्क में आतिशज़दगी और शदीद बारिशों का सामना मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का ही नतीजा है। जिन इलाकों में आतिशज़दगी के वाक़यात हुए वहाँ कुछ मकानात भी जल गए, लेकिन इससे कबल वहाँ से शहरियों को बेहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। उम्मीद की जा रही है कि सैकड़ों फायर फाइटर्स की कोशिशें जल्द रंग लाएंगी। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। बरतानिया ने सियासी पनाह के मुतलाशियों के लिए होटल्स को बंद करने का इंदिया दिया है। मैनचेस्टर में कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए बरतानी वज़ीर दाखिला ने मुतनब्बे किया कि बरतानिया को तारिकीन वतन के तूफान का सामना है। दुनिया भर में लाखों तारिकीन वतन बरतानिया आने की कोशिश कर रहे हैं।
اگر کوئی فیصلہ کن اقدامات نہ کیے گئے تو اس چیلنج پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ برطانوی وزیر داخلہ نے کہا کہ برطانیہ میں سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کے لیے ہوٹلز کی بندش کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ غیر قانونی طور پر برطانیہ آنے والوں کو اب پناہ نہیں ملے گی۔ اس سلسلے میں جلد نیا امیگریشن سسٹم متعارف کرایا جائے گا جس کے تحت صرف اہل لوگ برطانیہ آ سکیں گے۔ کیمسٹری کا نوبیل انعام کا اعلان کر دیا گیا۔ اس سال کا کیمیا کا نوبیل انعام 3 امریکی ماہرین کو مشترکہ طور پر دیا گیا ہے۔ کیمیا کا نوبیل انعام بونگی باؤندی، لوئی برس اور الیکسی کے نام رہا۔ کیمیا کا نوبیل انعام سائنسدانوں کو ان کی کوانٹم ڈاٹس کی دریافت پر دیا گیا ہے۔ نینو پارٹیکلز اور کوانٹم ڈاٹ ٹی وی اسکرینوں اور LED لائٹس میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ کینسر کے ٹیشوز ہٹانے کے دوران سرجنوں کی رہنمائی کے لیے بھی کوانٹم ڈاٹ استعمال کی جاتے ہیں۔ ادب اور امن کے نوبیل انعام کا اعلان جمعرات اور جمعے کو کیا جائے گا، جبکہ اقتصادیات کے انعام کا اعلان 9 اکتوبر کو ہوگا۔ اٹلی کے شہر وینس میں بس بے قابو ہو کر پل سے نیچے جا گری۔ بجلی کی تاروں سے ٹکرانے کے باعث بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں 21 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ متاثرین میں 5 یوکرینی اور ایک جرمن شہری بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ بس میں سیاح سوار تھے جو وینس اور قریبی علاقوں کی سیر کے لیے آئے تھے۔ حادثے پر وینس میں سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے 6 ملین ٹن لیتھیم ذخائر کو جلد از جلد فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع ریاسی میں رواں سال جنوری میں بڑے پیمانے پر لیتھیم ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ بی جے پی حکومت اگلے انتخابات سے قبل مقبوضہ کشمیر کے زیادہ تر معدنی ذخائر کو بیچنا چاہتی ہے۔ عالمی ماہرین نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے تصفیے تک بھارت کی جانب سے قدرتی وسائل کے استعمال غیر قانونی قرار دے دینا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل تک وادی کے وسائل کی فروخت چوری میں شمار ہوگی۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں پہلی بار سیاہ فام اسپیکر کو منتخب کیا گیا ہے۔ سابق اسپیکر انتونی روٹا کے مستعفی ہونے کے بعد اسپیکر کی سیٹ خالی تھی، جس کے بعد لبرل پارٹی کے گریگ فرگس خفیہ رائے شماری میں کینیڈا کے 38ویں اسپیکر منتخب ہوئے۔ گریگ کو کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے مبارکباد دی اور انہیں خود ہاتھ پکڑ کر اسپیکر کی کرسی تک لائے۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور کامن ویلتھ کی پہلی خلاباز خاتون نمیرہ سلیم کل کمرشل اسپیس لائن سے خلا میں سفر کریں گی۔ کمرشل اسپیس لائنز کا 04 نامی مشن کل نیو میکسیکو کے اسپیس پورٹ امریکہ سے روانہ ہوگا۔ مشن پر نمیرہ سلیم کے علاوہ 2 اور سیاح بھی سفر کریں گے جو کمپنی کے VSS یونٹی اسپیس کرافٹ کے کیبن میں موجود ہوں گے۔ نمیرہ سلیم نے خلا میں روانگی سے قبل ٹریننگ میں حصہ لیا۔ حکومت پاکستان نے 2006 میں نمیرہ سلیم کو پہلی پاکستانی خلاباز قرار دیا تھا۔ 2007 میں نمیرہ سلیم پاکستان کے لیے سیاحت کے اعزازی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔